तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरे चैनल पर। तो आज हम फिर से एक और वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो नासा ने लॉन्च किया था हाल ही फिलहाल में। आप सब लोगों को पता है उसने खोज करी एक एक्सोप्लैनेट की, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्या एक ऐसा प्लैनेट खोज लिया गया है जिस पर हम अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? अगर कल को हमारी पृथ्वी नहीं रही तो क्या हम वहाँ पर जा कर के बच सकते हैं? और उस प्लैनेट पर हमारे अर्थ जैसी क्या क्या संभावनाएँ हैं, अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। This is your telescope, an engineering marvel, an exploration powerhouse. Use it to look back in time and explore the first galaxies that formed. And we have engine start. And liftoff. Décollage. From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage. It's taken 30 years to develop. Cost more than 10 billion. जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, नासा ने इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन रखी है और किस तरीके से ये काम करता है। 25 दिसंबर 2021 को नासा ने शाम के 5:30 बजे जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इस टेलीस्कोप में ऐसी क्या खासियत है कि जो ये इस तरीके का काम करता है, और दावा किया गया कि हम इससे पास्ट में देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चला होगा कि हम पास्ट में कैसे देख सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि पास्ट में और फ्यूचर में तो देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी साइंस की रिलेटिविटी की थ्योरी कहती है जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम पास्ट में या फ्यूचर में नहीं देख सकते। बट नासा ने कहा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा हम पास्ट में देख सकते हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि वह पास्ट में कैसे देख सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और वो किस तरीके से और टेलीस्कोपों से अलग है। मीटर का मिरर लगाया गया है और हबल टेलीस्कोप के बीच में 2.5 मीटर का टेलीस्कोप का मिरर लगाया गया है। बट अगर आप देखें तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर है वो 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और ये 266 सेल्सियस माइनस में का वर्क करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर तो -80 से नीचे का टेम्परेचर जाना मुश्किल है, उससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर जाता नहीं है, तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। बट ये स्पेस में पॉसिबल है, क्योंकि स्पेस का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है और वो डार्क एरिया है। वहाँ पे सनलाइट की कमी रहती है। उस एरिया में इतना नीचे चला जाता है टेम्परेचर कि आप लोग महसूस भी नहीं कर सकते हो। अगर हम एक तरीके से अगर वहाँ पर बिना स्पेस सूट के पहुँच जाएंगे तो हम 2 मिनट के अंदर फ्रीज हो जाएंगे। इस तरीके का वहाँ पर टेम्परेचर होता है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसका टेम्परेचर स्पेस में -266 सेल्सियस में रहता है। वो उससे भी नीचे चला जाता है और वो वर्क कर सकता है। बट अगर उस पर जब तक सनलाइट नहीं पड़ती, अगर उस पर सनलाइट पड़ जाएगी तो वो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो -120 तक चला जाएगा, जैसे कि मून पर होता है। जब तक मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना उसका कोई सरफेस है, वहाँ पे जब तक सनलाइट नहीं जाती है तो उसका टेम्परेचर -80 तक रहता है, -180 तक रहता है और 200 तक रहता है। बट अगर उस पर जैसे सनलाइट जाती है तो वो प्लस में 120 सेल्सियस तक चला जाता है, वहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती है। तो अब इससे बचाव के लिए जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके ऊपर शील्ड लगाई गई जिससे जो सनलाइट आए वो उसको गर्म ना कर पाए और वो ठीक रहे। उसके ऊपर सनलाइट का जो कवरिंग करी गई वो एक कैप्टोन नाम के मटेरियल से की गई है, जो इतनी थिन लेयर है, जो इंसान के बाल से भी बहुत ही ज़्यादा पतली थिन लेयर है। और ये उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 बीच की लेयर लगाई गई है। इन लेयरों में उसके बीच में गैप दिया गया है, जिससे जो सनलाइट आए वो आराम से पास होकर के चली जाए और बीच में ना रुके, और जिससे कि हीट ना हो पाए टेलीस्कोप। अगर वो सन के आसपास भी ऑर्बिट करता है तो उसको हीटिंग प्रॉब्लम ना आए और वो अपना वर्क अच्छे से करता रहे, क्योंकि अगर वो हीट हो जाएगा तो जो उसका वर्क है, जो उसका ट्रांसमिशन है, वो वहीं पे हमसे टूट सकता है, वह ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरीके से बनाया गया है कि वह स्पेस में एक अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो हबल टेलीस्कोप है वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है, बट जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये अर्थ से 5000 लाइट ईयर्स दूर वर्क करता है जा करके। ये और प्लैनेट्सों के ऑर्बिट कर रहा है और प्लैनेट्सों को ढूंढ रहा है, जिससे इनको पता चल सके कि एक्सो प्लैनेट जैसी भी कोई चीज़ अगर हमारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे जीवन की संभावनाएं हैं या नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में एक्सो प्लैनेट की खोज हुई गई,
जिसको एक नाम दिया गया। उस नाम का नाम TS-L12। उस प्लेनेट के बारे में अभी तक पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर संभावनाएं हैं या नहीं है हमारे अर्थ के जैसी, बट वहाँ पे पाया गया है कि वहाँ पे कुछ तरीके की CO2 टाइप की गैसेस मिली हैं। उनका सरफेस एरिया वहाँ का कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर खोज पाएँ जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं या हम लोग जाकर के रह सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी हाल ही फ़िलहाल में वो हमसे बहुत दूर है, वहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ हमारे इस अर्थ से 40,000 किलोमीटर लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि बहुत ज़्यादा। लाइट ईयर्स का मतलब होता है बहुत करोड़ों अरबों में, इतनी दूर। मतलब एक तरीके से तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम देखें तो वो अब तक का सबसे पास का प्लैनेट है जो हमारे अर्थ के पास है। इसी तरीके से हमारे अर्थ के पास एक और प्लैनेट है जो उसका नाम है टाइटन। टाइटन एक तरीके का मून प्लैनेट है जो कि सैटर्न का मून है। टाइटन पे हमने जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से टाइटन की जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इमेजेस क्लिक कर करके भेजी थी वो इंफ्रारेड इमेजेस थी। इंफ्रारेड इमेजेस में हमें पता चला कि टाइटन के ऊपर टाइटन के इंफ्रारेड इमेजेस में पता चला हमें टाइटन के ऊपर मीथेन और नाइट्रोजन के बने बादल्स और नदियाँ, इन सब चीज़ों की वहाँ पे खोज हुई है। वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे रेत के टीले और बहुत सारी पहाड़ियाँ भी बनी हुई हैं और बहुत सारी नदियाँ भी बनी हुई हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन और मीथेन गैस से हैं। बट इस बात का यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि टाइटन जैसे एक मून सरफेस एरिया पे किस तरीके से नाइट्रोजन और मीथेन गैस आई। बट वहाँ पे अभी तक कोई भी CO2 का निशान नहीं पाया गया है। बट हाल ही फिलहाल में इंफ्रारेड लाइट हमारी तरफ आई, जिससे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी एक रिसर्च करके हमको बताया कि वहाँ पर CO2 होने के भी बहुत से चांसेस हैं। अगर इस बात को आप साफ जानते हैं, अगर किसी प्लैनेट पे हमें CO2 मिल जाए तो वहाँ पर हम आसानी से अपने जीवन को बना सकते हैं, वहाँ पे हम अपना जीवन जी सकते हैं, वहाँ पे एक नई जीवन शुरू हो सकता है। और जीवन को शुरू होने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है CO2 एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है। अगर वो किसी प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे सबसे पहले पौधों का जीवन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पौधों को सिर्फ CO2 चाहिए होती है। अगर पौधों को CO2 मिलेगी तो वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे, और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तभी CO2 बनेगी। तो इन चीज़ों से अगर वहाँ पे हमें CO2 मिल जाती है तो हम वहाँ पर जाने की, वहाँ पर रहने की संभावनाएं बना सकते हैं। टाइटन से जो इंफ्रारेड वेव्स हमारी तरफ आई हैं उसमें एक और हमें बात पता चली है कि जो उनसे हमारी इमेजेस जो क्लिक करी गई उनमें दिखा कि हमें जो उसके बादल हैं वो भी एग्जिस्ट है और उस तरीके से घूम रहे हैं जैसे अर्थ के बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसी तरीके से टाइटन के जो बादल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक इमेज क्लिक करी गई जिसमें देखा गया कि जो उसके बादल की इमेज थी जो हमने पहले क्लिक करी थी और उसके कुछ टाइम बाद जो इमेज क्लिक करी गई उसमें बादलों की जगह में चेंजेस पाए गए। पहले बादल किसी और डायरेक्शन में थे एंड देन उसके बाद देखा गया तो वो किसी दूसरी डायरेक्शन पे थे। तो इन तरीके से जो हमें उसकी बादलों की जो चेंजेस पाई जा रही है, जो उसका एटमॉस्फेयर देखा गया है, उस बारे में हमें पता चल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में नासा एक और अपना लॉन्च मिशन तैयार कर रहा है जिसमें वे एक रोबोटिक उसको भेजेगा टाइटन के ऊपर, देन वहाँ पर एक रोवर भेजेगा जो वहाँ पर घूमेगा और उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई को भेजेगा। जो ड्रैगन फ्लाई एक तरीके का रोबोट होता है जो हवा में उड़ता है, उसका ड्रोन टाइप का एक मॉडल होता है। वो वहाँ पर घूम करके वहाँ की इमेजेस को क्लिक करेगा, देन वहाँ की रिसोर्सेज को क्लिक करेगा, वहाँ की गैसेस के बारे में हमें बताएगा, वहाँ की इंफ्रारेड वेव्स वगैरह और वेव लेंथ के बारे में हमें बताएगा कि किस तरीके से वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वहाँ का वर्क कैसा है, वहाँ की जो धरातल है, वहाँ का जो स्पेस है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का है, उस चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगी। अब हम इस बात के ये सोचना चाहते हैं कि इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है। अब आप सब लोगों के दिमाग में एक ख्याल तो आ रहा होगा कि इंफ्रारेड वेव्स क्या है, क्या वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपनी सिर्फ आंखों से विजिबल लाइट को देख सकते हैं। एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है जिसको आपने अपने स्कूल के टाइम पे भी पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम और काइनेमेटिक जो चैप्टर होता है साइंस का, फिजिक्स का, उसमें बताया जाता है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उस बारे में हम आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखा जाता है कि उनके अंदर गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, ये सब तरीके की वेव्स होती है। उन वेव्स में एक बीच में एक छोटी सी पॉइंट होता है जिसको विजिबल लाइट बोला जाता है, जो रेड से लेके ब्लू तक की होती है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती है, जो उसकी रेड की लेंथ होती है वो बहुत दूर तक चली जाती है एंड वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर से इस तरीके की वेव निकलती है। अगर जैसे कि सन को हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो सन में से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके जो आसपास के आपको दिखता होगा उनमें से एक वेव निकलती है, उनको इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। जिस तरीके से वो हमें, अगर हम किसी उसको विजन के कैमरे में अगर हम उसको लेते हैं तो हमें उसमें वो सिर्फ ऑरेंज कलर का दिखाई देता है एंड उसके आसपास में एक तरीके की वेव्स, हमें हीट वेव्स
दिखाई देती हैं उसको इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। कार जैसे कि आर्मी में वाले जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं एंड जो सोल्जर्स होते हैं वो नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं एंड गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर वो देखते हैं कि उनका जो एनिमी है या उनका जो दुश्मन है वो कहाँ पर है, उसको वो भांपने के लिए उनको पता चल जाता है कि जो वेव्स हैं वो कहाँ पर है। ये वेव्स इस तरीके की होती हैं कि ये किसी भी पार्टिकल के बीच में नहीं रुकती है, उनको पार करके निकल जाती है। इसी प्रकार अगर आपके एरिया में एक रेडियो, इसी प्रकार से आपके एरिया में जैसे कोई रेडियो स्टेशन है जो उसमें से रेडियो वेव्स निकल के आती हैं, वो आपकी दीवारों से दूर होते हुए भी आपके घर में आ रही होती है और आप रेडियो को आसानी से सुन पाते हैं। इस तरीके से जो रेडियो वेव्स होती है उनको हम अपनी विजिबल जो आँखें हैं मतलब उनको हम उनसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो इस तरीके की वेव्स होती हैं वो किसी भी पार्टिकल को नहीं रोकती है और उनको पार करके निकल के आ जाती है। इसी प्रकार इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, वो भी किसी भी पार्टिकल के बीच में नहीं रुकती हैं, वो बाहर आ जाती है, तो हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि आँखें जो हैं वो एक विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से कोई टेलीस्कोप लेकर के आते हैं तो उसमें आप देखोगे, शॉप पे जाते हैं उसमें से अगर कोई टेलीस्कोप लेकर के आते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ विजिबल लाइट की जो चीज़ें होंगी, जो पार्टिकुलर्स होंगे वही आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती। तो हमने शुरू में बात करी थी कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या वो पास्ट को डिफाइन कर सकता है, मतलब कि वो पास्ट को देख सकता है। जी हाँ, जो हमारी बिग बैंग की थ्योरी हुई थी वो 13 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, मतलब कि बहुत अरब साल पहले, कई हज़ार अरब साल पहले हुई थी। उसको हम पर इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि जो लाइट होती है वो हमारे पास इतना समय लेती है आने में कि वो जब तक हमारे पास आती है तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। इसी तरीके से अगर सूर्य की जो रोशनी है वो जब तक अर्थ पे आती है, अर्थ पे आने में उसे 8 मिनट का टाइम लगता है। बट अगर सोचिए अगर सूरज गायब हो जाए, सूरज अगर गायब हो जाता है यहाँ वहाँ से अपनी जगह से हिल जाता है, कहीं भी गायब हो जाता है, तो जो हमारे पास उसके गायब होने की जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमें पता चलेगा, हमें महसूस होगा, वो हमें 8 मिनट बाद होगा, क्योंकि जो उसकी लाइट है, क्योंकि जो उसकी रेज है वो भी हमारे पास 8 मिनट बाद आती है। जो सूर्य की वेव्स है वो भी एक रेड कलर की बिग रेड जियांट वेव है, बट वो हमारे अर्थ तक आते आते ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो लाइन का जो एरिया है, वो जो उसका ट्रेवल है वो बहुत लंबा हो जाता है। इस कारण हमारे पास वो आते आते ऑरेंज कलर में दिखाई देती है। बस इसी तरीके से जो इंफ्रारेड वेव्स होती है उनको भी टाइम लगता है, वो आते आते कन्वर्ट हो जाती है रेड से ऑरेंज की तरफ, जिनको हम अपनी विजिबल आंखों से नहीं देख पाते। इसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सूर्य में से निकलती है, उनको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको बताना चाहता हूँ जो टाइटन है उस पर जो खोज हुई है उसकी भी इंफ्रारेड वेव्स के जरिए पता चला है कि टाइटन पे जो एटमॉस्फेयर है वो किस प्रकार का है, किस तरीके का है। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करता है, उनके जरिए पता लगाता है कि क्या है। इसी प्रकार से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी तक बहुत सी इमेजेस क्लिक कर करके भेजी है जिनका डाटा हमारे पास आ चुका है। ये इमेजेस उसने क्लिक करके भेजी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इंफ्रारेड वेव्स के जरिए जेम्स वेब टेलीस्कोप अपना इस तरीके का काम कर रहा है कि वो और बाकी टेलीस्कोपों से 100 टाइम्स बेटर। जेम्स वेब टेलीस्कोप के जो काम करने का तरीका है वो बाकी सब टेलीस्कोपों से अलग है। इस प्रकार से जो हबल टेलीस्कोप था, केपलर टेलीस्कोप था, इन टेलीस्कोपों को भी एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए यूनिवर्स में लॉन्च किया गया था। बट जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसका जो मोटिव है वो मोटिव है पास्ट को डिफाइन करना एंड पास्ट को देख के बताना कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। अगर हम माने एक तरीके से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो पास्ट में बिग बैंग की थ्योरी को भी हमें बता सकता है कि बिग बैंग की थ्योरी को कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी। एक तरीके से वो पास्ट को डिफाइन कर सकता है। हमें पता चल जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी में किस तरीके से गैलेक्सीज एक दूसरे से मिली थी और क्या हुआ था। अभी हाल ही फिलहाल में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी एक इमेज क्लिक करके भेजी है जो हमसे कई हजार गुना दूर एक गैलेक्सी की खोज की है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर उस गैलेक्सी में देखा जा रहा है कि 2 गैलेक्सियाँ आपस में मिल रही हैं। अभी हम उस पर एक रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उसकी रिसर्च के बारे में इतना डिफाइन कर रहे हैं कि हमें पता चल सके जब 2 गैलेक्सियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। क्योंकि हमारे को शुरू से बताया गया है कि जब 2 गैलेक्सियाँ आपस में मिलती हैं तो एक बिग बैंग थ्योरी होती है और बिग बैंग थ्योरी होने के बाद में गैलेक्सी एक अलग गैलेक्सी बनती है, एक अलग यूनिवर्स बनता है। तो हम इस तरीके से उसको देखना चाहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर 2 गैलेक्सी एक साथ मिल जाती है तो क्या हकीकत में बिग बैंग की थ्योरी होती है, क्या हकीकत में एक और नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो इसके बारे में नासा एक बहुत तरीके की रिसर्च चला रही है, अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। हाल ही फिलहाल में जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा जो क्लिक इमेजेस वीडियोस भेजी गई है उसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और बाकी का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो अभी हमारे से बहुत दूर जा चुका है, उसने बहुत सी इमेजेस को क्लिक करके भी भेजा है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेजेस ली गई थी उन इमेजेस को दोबारा से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्लिक करके भेजा है। तो जो हबल टेलीस्कोप की जो इमेजेस थी उनमें जो गैसेस के जो वो हमें दिखाई देते थे, क्लाउड्स वगैरह, वो ढंग से डिफाइन नहीं हो पाते थे।
बट जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज में जो गैसेस के क्लाउड वगैरह हैं वो हमें नहीं दिखाई देते। उनके पीछे की जो वेव्स है, जो उनके पीछे क्या है वो हमें डिफाइन होता है, वो हमें पता चलता है कि क्या है। वो किसी वजह से हो पाता है, वो हो पाता है इंफ्रारेड की वजह से, इंफ्रारेड वेव्स जो होती है उनकी वजह से। क्योंकि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो क्लाउड्स वगैरह इन सब के पीछे चली जाती है, और हबल टेलीस्कोप इतना कामयाब नहीं है कि वो इंफ्रारेड वेव्स को अच्छी तरीके से कैच कर पाए। और जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाए इस तरीके से गया है कि वो इंफ्रारेड वेव्स को कैच करके बता पाए कि क्या हो। देखते हैं आप आसमान में, अगर नॉर्मल टेलीस्कोप से देखते हैं या अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको एक तारा टिमटिमाता हुआ दिखता होगा। बट अगर आप अपनी आंखों से देखते हैं आसमान की तरफ तो आपको एक तारा टिमटिमाता हुआ दिखता होगा। पर जो तारा है वो बहुत पहले ही मर चुका है, एक तरीके से ख़त्म हो चुका है, उसमें एक ब्लास्ट हो चुका है। जो तारे होते हैं वो पहले स्टेलर नेबुला की फॉर्म में बनते हैं, देन उसके बाद उनमें एक सुपरनोवा होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं अलग अलग तरीके में। बट जो सुपरनोवा की जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो हमारे पास बहुत टाइम बाद आती है, तब हमें पता चल पाता है कि वहाँ पे कोई एक तारा चमक रहा है जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। बस मेन कारण यही है कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि तारे हमसे इतनी दूर हैं, हम उन तक पहुंचने की अभी एक इंसान इस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया है कि वो उन तक पहुंच सके। और हमारे ब्रह्मांड में कई हजार कई अरबों तारे। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे डेटा के अनुसार हमें पता चला है कि हमने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक 5000 एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं, जिनमें हैबिटेबल और अनहैबिटेबल प्लैनेट्स। हैबिटेबल प्लैनेट्स वो होते हैं जो हमारे अर्थ जैसे मिलते जुलते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे जीवन की संभावना है। अनहैबिटेबल प्लैनेट्स वो होते हैं जिन पे कोई सरफेस नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और उनको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन की कोई संभावना नहीं है। अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो टोटल 5000 एक्सोप्लैनेट है, जिनमें अनहैबिटेबल और हैबिटेबल प्लैनेट्स दोनों इंक्लूडेड है। इस जरिए हमें पता चलता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ही कम प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ के हैबिटेबल है। हमारे अर्थ के अभी तक हैबिटेबल प्लैनेट्स में अगर देखा जाए तो हमने अब तक के ऐसे 8 प्लैनेट खोजे हैं जो हमारे अर्थ के हैबिटेबल दिखते हैं। तो अब तक इंसान इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर डेवलप नहीं है कि वो किसी एक्सोप्लैनेट पर जाकर के रिसर्च कर सके और वहाँ पे पता लगा सके कि किस तरीके की वहाँ पे जीवन है और किस। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसके जार में एक इमेज क्लिक करी गई है, उसमें हमें दिख रहा है कि एक दूसरी तरफ गैलेक्सी है। जो गैलेक्सी का निर्माण मतलब उस गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन है वो 0.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, लगभग बैंग थ्योरी होने के 35 करोड़ साल बाद उसका निर्माण हुआ था। जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो अब तक इतनी दूर पहुंच चुका है, तो हमें लग रहा है कि काश वो हमें बिग बैंग के टाइम की इमेजेस क्लिक करके भेज दे, इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हकीकत में बिग बैंग हुआ था। अब तक ये जो थ्योरी है इसमें सिर्फ एक थ्योरी ही है, कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है कि बिग बैंग रियलिटी में हुआ था, और हम भी इस तरीके को मान रहे हैं। बट ये बात हकीकत है कि वो अब तक हमसे इतनी दूर जा चुका है कि हम उसके पास अब तक नहीं जा सकते। उसका निर्माण 35 करोड़ साल पहले हुआ था, बट वो जो गैलेक्सी है वो अब हमारी गैलेक्सी से, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 14,000 अरब बिलियन दूर जा चुकी है। मतलब कि हम उसके पास पहुंचने की संभावना भी नहीं कर सकते। एक मोटे तौर पे बताना चाहूँ तो 14,000 अरब बिलियन दूर जा चुकी है, तो हम उसके पास जाने की नहीं देख सकते। बट हमें ये पता चल रहा है कि वो पास्ट में किस टाइम पे फॉर्म हुई, और जब वो फॉर्म हुई थी तब हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व भी नहीं था इस यूनिवर्स के अंदर। तो इस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप पास में देख सकता है, तो इसका जो जरिया है वो पास में देख के ही हमें बता सकता है कि क्या हो रहा है। और उसका मेन मोटिव है, मेन कारण यही है कि इंफ्रारेड वेव, यही है कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको आने में हमारे तक बहुत टाइम लगता है, जिस कारण वो हमारी विजिबल लाइट से दूर हो जाती है और उसको हम नहीं देख पाते हैं। इस कारण वो पास्ट का हमें बताती है, हमें पता चलता है जो हमें अब दिख रहा है वो पास्ट में हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ पास्ट में हुई है उसकी जो वेव लेंथ है उसको आने में इतना टाइम लगा, तब वो हमें जाकर के विजिबल हो पाई, तब हमें पता चला कि हाँ वो चीज़ है, चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हमें तब पता चला। बट अगर वो जैसे हुई है वैसे हमारे तक आया तो हमें पता चलता रहेगा साथ के साथ कि क्या हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको वो इतनी लाइट ईयर्स दूर होती है, वो हमारे पास आती है। यूनिवर्स इतना बड़ा है और आप लोगों को पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा है, उसमें एक्सपेंडिंग हो रही है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको आने में टाइम लगता है, जिस कारण हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो पास्ट में हो चुकी चीज़ों को हम अब देख रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसका मेन कारण यही है कि वो पास्ट को भी डिफाइन कर सके और हमें पता चल सके कि पास्ट में क्या हुआ था।
तो अब तक हमें पता चला है कि वो बिग बैंग थ्योरी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। हाल ही फिलहाल में अभी कुछ टाइम में देखा जा सकता है कि क्या पता वो बिग बैंग की भी कुछ इमेजेस क्लिक कर सके और उनके बारे में हमें पता चल सके कि बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी उसका मेन कारण क्या था और वो किस तरीके से हुई थी। तो इस वीडियो में हमने आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताया, एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बताया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आप सबको बताया। तो इन्हीं तरीके की वीडियो के बारे में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे और आगे जो भी रिसर्च होगी जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। एंड बिग बैंग थ्योरी के ऊपर भी अभी एक और वीडियो लेकर के आऊँगा कि उस बिग बैंग थ्योरी किस तरीके से हुई थी और उसका होने का क्या कारण था। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी जो नई वीडियो है वो जल्द से जल्द आ सके। तो और इसकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।